स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone, good afternoon. Welcome back to the class. I hope you all are doing good. कैसे हैं आप लोग? Good afternoon प्रेम, good afternoon दारवी, good afternoon अभिषेक, good afternoon Liz, good afternoon अंजल, good afternoon गोस्वामी, good afternoon संदीप, जय हिंद दीक्षित, good afternoon अनुराग, good afternoon शालू, good afternoon सस्मिता. Welcome. ये मेरे बाल में पाइनएप्पल बना गया. हेलो 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 हेलो. 15 को हाँ छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे. पंद्रह से आधा है कि और एक मिनट स्टूडियो में रखा होगा. एक मिनट. हाँ जस्ट वी विल वेट एंड देन वी विल मूव. गुड आफ्टरनून सुची, गुड आफ्टरनून कीर्ति. हाँ लाइट इज अ बिट डल, क्या किया जा सकता है. लाइट सही है, कुछ ब्राइटनेस वाला कुछ सेटिंग चेंज कर दिए हैं लोग लग रहा है. लाइट तो इतनी ही रहती थी हमेशा. इतनी लाइट है कि बोर्ड हमको नहीं दिखाई देता है. आई जस्ट राइट. गुड आफ्टरनून कीर्ति. इसीलिए हम पीछे मुड़ के देख लेते हैं कि हम लिख क्या रहे हैं, वो दिखाई तो दे तो नहीं रहा है. ओके लेट्स स्टार्ट देन. हम लोग क्या कर रहे थे? व्हाट वी वर डूइंग. हाँ डिस्टिंग्विशिंग. What were we doing? Distinguishing. Distinguishing between price effect income effect and substitution effect. Substitution effect, substitution की spelling बड़ी through by Hicks method. ठीक है. सिंपल सिंपल अगर बात. गुड आफ्टरनून आशुतोष. सिंपल अगर बात की जाए तो हिक्स साहब कहते हैं कि हमको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को आइसोलेट करना है. वी विल हैव टू आइसोलेट द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. वो कैसे कर सकते हैं? हम परचेजिंग पावर को कम कर देते हैं. ठीक है. कितनी कम करना है? जब तक कि वो ओरिजिनल आईसी पे ना आ जाए, सो दैट वी कैन सी कि कितना ओरिजिनल सब्सटीट्यूशन हुआ है विदाउट एनी इंक्रीज इन परचेजिंग पावर. वो भी देखते हैं हम लोग. सो according to Hicks, purchasing power should be kept constant
should be kept constant. ठीक है, purchasing power should be kept constant in terms of the original utility. In terms of the original utility. Original utility achieved by an individual. ठीक है, so this means in case of a price fall, the purchasing power with the same income increases. ठीक है, in the case of price fall, the purchasing power of an individual the individual increases with same money income say M. ओके, छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे दिख तो जाएगा ही। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ओके, नाउ therefore money income, as per Hicks, the money income should be reduced M should be reduced such that the consumer or the individual has the same purchasing power only to buy at original utility, और क्योंकि हम लोग आईसी वाले की बात कर रहे हैं तो ओरिजिनल यूटिलिटी और ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व। डन। टन 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 टन। हाँ हाँ वेटिंग। ओके ओके लिख लो। लिख लिए हो तो एक बार इसको पढ़ो, जस्ट रीड इट once or twice। बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे ही इसको, बट फिलहाल
6 महीना लगेगा, 6-7 महीने लगने चाहिए। आई थिंक जनवरी तक खत्म हो जाएगा, दिसंबर जनवरी तक। पढ़ लिए? ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है? सो व्हाई दिस, ये करना क्यों होता है? व्हाई आर वी डूइंग ऑल दीज थिंग्स? सो ठीक है, तो हिक्स proposed this to isolate substitution effect by taking consumer to original IC. ओरिजिनल IC, क्योंकि हम लोग को पता क्या लगाना है कि प्राइस इफेक्ट में कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और कितना इनकम इफेक्ट है, यही तो पता लगाना है हमको। ठीक है, तो लेट अस सपोज, क्योंकि थोड़ा फिर से समझ लेते हैं कल वाली चीज। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ओरिजिनल बजट लाइन ए बी। ओरिजिनल बजट लाइन ए बी पे मनी इनकम तो वही है एम। ठीक है, ओरिजिनल बजट लाइन ए बी पे क्या हो रहा है? पी एक्स डॉट एक्स प्लस पी वाई डॉट वाई इज इक्वल टू एम, आपका मनी इनकम। नाउ एट budget line A B dash, here price of x falls to, let's say, P1x, और A B dash लिए हम लोग, तो let's call it Px dash। अब यहाँ क्या हो रहा है? Px dash dot x plus Py डॉट वाई इज इक्वल टू एम। ठीक है, अब इस बजट लाइन पे आप डेफिनेटली एक्स तो ज्यादा खरीदना है, ये साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यू आर बाइंग मोर ऑफ एक्स। वाई? बिकॉज प्राइस हैज फॉलन, द प्राइस हैज फॉलन, सो यू कैन बाय मोर ऑफ एक्स। फ्रॉम हियर टू हियर योर परचेजिंग पावर हैज increased at the same money income M। यहां तक तो क्लियर है? सेम मनी इनकम M पे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, क्योंकि P डैश X का मतलब PX का मतलब प्राइस ऑफ X जो है वो गिर गया है। सिंस प्राइस ऑफ X हैज फॉलन, यू कैन बाय मोर ऑफ X विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक, हाँ बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक ठीक, ओके। हाँ भाई, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली नई वाली, तो इसका स्लोप या प्राइस रेशियो स्लैश स्लोप स्लैश MRS इज इक्वल टू PX डैश अपॉन PY। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे स्लोप इज
पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सोच के देखो कि पी एक्स बाई पी वाई जो स्लोप है शुड बी स्टीपर देन पी डैश एक्स अपॉन पी वाई वाई, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स छोटा हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया, यानी स्लोप अब आपका फ्लैट हो जाएगा, जो हम लोग सीखे हुए हैं, कुछ नई बात नहीं बता रहे हैं। न्यूमरेटर अगर छोटा हो गया तो आपका स्लोप फ्लैटर हो गया। ठीक है, यू कैन सब्सटीट्यूट नाउ मोर, यू कैन सब्सटीट्यूट मोर ऑफ एक्स, मोर ऑफ वाई फॉर मोर ऑफ एक्स। वाई? बिकॉज नाउ एक्स इज चीपर, रिलेटिवली चीपर हो गया है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, तो आप ज़्यादा वाई देन मतलब कुर्बान करने को तैयार है, सैक्रिफाइस करने को तैयार है फॉर मोर ऑफ एक्स। तो इसका स्लोप है पी एक्स बाई पी वाई और इसका स्लोप है पी एक्स डैश बाई पी वाई। ठीक है, ये भी क्लियर ही होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिर से बना देते हैं ग्राफ, आगे पीछे करना पड़ेगा नहीं तो। एक्स वाई ठीक है। अब हिक्स साहब का क्या कहना है कि हमको आइसोलेट करना है किसको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, इन सच अ वे कि ओरिजिनल आईसी पे चला जाए। तो लेट्स, तो आईसी बना लेते हैं हम थोड़ा, या थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं, पहले पहले लाइन खींच लेते हैं फिर आईसी बना लेंगे। तो ना मोटा सा बन गया है ना ये। और राइट, ऐसे हाँ, कुछ ऐसा। ओके, अब लास्ट स्लाइड, क्या है लास्ट स्लाइड में?
डन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं दैट वी आर ठीक है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि x1 से x2 जो मूवमेंट हो रहा है, और ये है आपका IC1 से IC2। तो पहले आपका इक्विलिब्रियम था E1, वो मूव किया फॉरवर्ड E2 पे, बिकॉज यू आर नाउ परचेजिंग मोर ऑफ X, सो यू आर एट अ हायर IC, आप एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे हैं, यू आर डिराइविंग हायर यूटिलिटी विद द प्राइस फॉल इन X। ये तो हमको समझ में आ गया, दिस इज टोटल प्राइस इफेक्ट। बट हिक्स ने क्या कहा था, हिक्स ने कहा था कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को हमें आइसोलेट करना है। कैसे आइसोलेट करें, आइसोलेट तब कर सकते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की अगर बात करनी है तो हमको वापस से ओरिजिनल आईसी पे आना होगा, ताकि हमको सिर्फ ये पता चले कि E1 से E3 मूवमेंट कैसे हुआ। E1 से E3 मतलब सेम इंडिफरेंस कर्व पे हमने सिर्फ y को छोड़ा है और x को नया उठाया है, y को छोड़ा है और x को नया उठाया है, तो हमको ये पता चलेगा कि व्हाट हैज बीन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक, तो इसके लिए हिक्स ने क्या कहा, हिक्स ने ये कहा कि ओरिजिनल आईसी पे लाने के लिए मनी इनकम को घटा दिया जाए, ताकि परचेजिंग पावर आपकी कांस्टेंट हो जाए आपके ओरिजिनल वाली परचेजिंग पावर से। ठीक है, आपकी परचेजिंग पावर को एक तरह से कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर देखा जाए, ठीक, लेट्स टॉक अबाउट कि अगर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेते हैं ताकि जो है आप लोग को भी थोड़ा आसानी हो जाए एक बार समझने में। सो ओरिजिनल फर्स्ट स्टेप 1, original utility at original utility IC1 at an equilibrium at E1. Okay, so here E3 is how to plot and why not E0 is there. मतलब ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि E0 रखना ही, हम लोग E1 से शुरू कर रहे हैं। इट्स अप टू अस कि हम लोग क्या करते हैं। ठीक, हियर AB is tangent to IC, सो इक्विलिब्रियम हमारा E1 है, ये तो हमें पता ही चल गया। प्राइस ऑफ X PX, प्राइस ऑफ Y PY, ये भी पता चल गया। तो प्राइस रेशियो क्या है, PX बाई X। मनी इनकम हमारा M है, ये भी पता चल गया। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, when price of X falls to PX dash, ठीक है, the budget line rotates, ठीक है, the budget line rotates and becomes flatter at A B dash, because we can buy more quantities of X, सिंपल सी बात। ठीक है, कंज्यूमर moves to higher IC, IC1 से IC2। here AB dash is tangent to IC2 at E2, so new equilibrium, that is okay, sorry, E2, that is the new equilibrium, that is the new equilibrium। ठीक है,
ये अब ये जो न्यू इक्विलिब्रियम है हियर, quantity of x or quantity demanded of x increased from x1 to x2, which shows the price effect. तो ये है हमारा x1 से x2 का जो मूवमेंट है, दिस इज प्राइस इफेक्ट। ग्राफ पे खींच लेना इसको, प्राइस इफेक्ट। ओके, डन। ओके, ओके, दो हो गया। लेट्स मूव टू स्टेज 3, द हिक्सियन कंपनसेशन। थर्ड, isolating isolating the substitution effect, Hixian compensation, isolating the substitution effect। सब यहाँ करना क्या है, यहाँ पे करना है हमें परचेसिंग पावर घटानी है, ठीक है। सो वी हैव टू रिड्यूस purchasing power such that the consumer buys at the new price ratio px dash upon py, but at original utility IC1. So wait, we have to reduce purchasing power such that the consumer buys at new price ratio period but at original utility IC1. So the money income should be reduced from M to M dash. Therefore, the budget line AB dash shifts leftward
to CD such that CD is parallel to AB dash and they both have price ratio P dash x Px dash अपॉन Py, यानी स्लोप सेम है तो पैरेलल होगा, सिंपल सी बात है। अरे ये तो चाइनीज वाली पेन से लिख रहे थे, दिख रहा है ना? हाँ ओके। जानवी गुड आफ्टरनून, नो प्रॉब्लम। अरे भी बताते हैं। डन। हाँ भाई, तो अब यहाँ तक इसके कितने सवाल? CD is called the compensated budget line. Previous ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, ये पूरा लिख लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को ग्राफ पे समझाएंगे। ये आपका फाइनल ग्राफ है, फाइनल बॉस है ये, इसको बना लो, बाद में तो जो गंदगी होगी इस पे होगी, देखा जाएगा। सर पॉइंट नंबर 2 रीड कर दीजिए। ये अरे when px falls to px dash, budget line rotates and becomes flatter at ab dash, consumer moves to higher ic1 से ic2, ab dash is perpendicular to ic2 at e2, यानी कि tangent है basically, and that is the new equilibrium. Here quantity of x increases from x1 to x2, which shows the price effect. सबके बारे में बात करेंगे, पहले लिख लेते हैं थोड़ा। पॉइंट नंबर 4, even when purchasing power is kept constant, is kept constant at original IC। सोच के देखो, वापस आ गए हैं हम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल आईसी या ओरिजिनल यूटिलिटी भी लिख सकते हो, आईसी की जगह यूटिलिटी लिख सकते हो, ये वो फलाना दिमाग का, ठीक है। सो द कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम यूटिलिटी at the say IC1 in both budget line AB as well as CD। दोनों पे काम हो जा रहा है क्योंकि हम लोग हैं तो सेम पे ही, ठीक है।
So here money income at budget line AB is M at price and price ratio is Px upon Py, and money income at CD is M dash and price ratio is Px dash upon Py. अति सुंदर, Px dash upon Py. ठीक है. So by substitution effect we know know if price of a good falls and it becomes relatively cheaper, the consumer buys more of it. Therefore, for M dash money income, consumer buys more of X and reaches a new equilibrium E3 where budget line CD is perpendicular to IC1, क्योंकि एक ज्यादा खरीद रहा है ना, तो राइटवर्ड मूवमेंट हो रहा है और क्या. ठीक है. सो दिस increase in quantity of X from X1 to X3 is called substitution effect. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, स्पेलिंग आती है हमको लेकिन बहुत बड़ा है वो, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही लिखना. ठीक है. Done. Point number 5. Now the money income is given back from M dash to M at price ratio Px dash upon Py. अब मनी इनकम वापस मिल गया तो अगेन हम लोग उसी CD लाइन पे पहुंच गए. ठीक है. सो द कंज्यूमर रीचेस at the budget, again at the budget line, AB
dash, and consumption of X increases from X2 to X3 due to rise in income. This is known as the income effect. The income effect. ठीक है. Also the equilibrium shifts from E3 at IC1 to a higher IC, that is IC2 at E3. Oh, sorry, E2. E2. ओके, हो गया. अब ये 5 पॉइंट को थोड़ा अपने ग्राफ के साथ, ग्राफ खोलो, 5 पॉइंट देखो और समझने की कोशिश करो. बाकी तो हम है ही अभी. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. थोड़ा समझने की कोशिश करिए खुद से, क्योंकि बहुत ही बेबी प्रूफ लैंग्वेज है. ठीक है, ट्राई टू. हाँ भाई, पढ़े बड़े कुछ समझे वमझे. हाँ, तो पहले मार्किंग कर लेते हैं. मार्किंग नहीं किया है. सो x1 से x3 है अपना. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और x3 से x2 जो है यह है अपना इनकम इफेक्ट. ठीक है. पेपर में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? अरे PYQ दिए है ना, देखो उसमें कैसे आते हैं. हाँ भाई, समझ गए तो थोड़ा और समझाओ हमको. अगर समझ गए हो तो समझा भी दो. ठीक. कर क्या रहे हैं हम लोग सिंपल है. एक्स का वैल्यू मतलब एक्स का प्राइस घटा रहे हैं. एक्स का प्राइस घटा रहे हैं तो हम ज्यादा एक्स खरीद पा रहे हैं. पहले हम x1 खरीद पा रहे थे, अब हम x2 खरीद पा रहे हैं. क्योंकि एक्स के प्राइस पे इफेक्ट हुआ है, इसकी वजह से हम एक्स ज्यादा खरीद रहे हैं. इसको बोले प्राइस इफेक्ट, कि प्राइस की वजह से हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं. दिस इज प्राइस इफेक्ट. बट प्राइस इफेक्ट हम जानते हैं कि 2 इफेक्ट का समेशन है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. तो कैसे पता चले कि कौन सा वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्राइस मूवमेंट की वजह से हुआ है, रिलेटिव प्राइसेस चेंज हुए इसकी वजह से हुआ, और कितना जो एक्स का मूवमेंट है वो इनकम की वजह से हुआ है, परचेजिंग पावर इंक्रीज की वजह से हुआ है. तो हिक्स साहब कहते हैं कि जो आप मतलब एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर आई है, वो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर को कम कर लिया जाए. तो परचेजिंग पावर कम कैसे करें, क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं थी. तो ऐसा करते हैं, परचेजिंग पावर कम करने के लिए जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर है हम इनकम ही कम कर देते हैं. सेम प्राइस रेशियोज पे हम इनकम कम कर देते हैं, यानी कि शिफ्ट करा देते हैं हम अपने किसको, इसको ये क्या बोलते हैं, इसको बजट लाइन को AB डैश से CD पे, सच दैट बोथ आर पैरेलल, क्योंकि दोनों का प्राइस रेशियो PX डैश अपॉन PY है. स्लोप सेम है बेसिकली. ठीक है. सच दैट आप ओरिजिनल यूटिलिटी पे चले जाते हैं. ठीक है. यानी कि यू आर इनडिफरेंट वेदर यू आर कंज्यूमिंग ऑन E1 और E3, आप इनडिफरेंट है. ठीक है. मतलब जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन आप कर पा रहे थे, एक हायर IC पे चले गए थे E2 के ऊपर, अब आप वापस से ओरिजिनल IC पे आ गए हैं, सेम कंजम्पशन कर पा रहे हैं, यू आर इनडिफरेंट. तो यानी जो भी इनकम का इफेक्ट था वो आप खींच लिए, आप इनकम कम कर दिए, उसकी कंपनसेट कर दिए, और एक कंपनसेटेड डिमांड कर्व बनाए CD, और कंपनसेटेड
बजट लाइन बनाए CD सच दैट E3 इज ऑन द सेम IC। E3 यहाँ क्यों है? E3 यहाँ इसलिए है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें बताता है कि अगर रिलेटिव प्राइसेस कम होते हैं, PX कम होकर PX डैश जाता है, तो ओवरऑल प्राइस रेशियो भी गिरता है। जब प्राइस रेशियो गिरेगा तो हमारा मूवमेंट होगा, वी आर विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर ऑफ Y फॉर सम मोर ऑफ X। तो दैट इज वाई पहले Y कहीं यहाँ रहता है Y1, अब Y1 से यहाँ जाता है Y3, ठीक है? तो Y कम हो रहा है, क्यों? वी आर सैक्रिफाइसिंग मोर ऑफ Y फॉर मोर ऑफ X। तो Y कम हो रहा है और X बढ़ रहा है सेम टाइम, बट हम लोग सेम यूटिलिटी लेवल पे हैं जो ओरिजिनल थे, यानी दिस मूवमेंट शोज ओनली एंड ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और कोई इफेक्ट नहीं। हम आइसोलेट कर दिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, हमें पता चल गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। तो अगर जो इनकम हमने खींची थी वो इनकम हम वापस कर दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ओरिजिनली तो इनकम M ही है ना, हमको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता लगाना था, इसलिए हम परचेजिंग पावर को कांस्टेंट कर लिए, पुराने वाले IC पे लेते आए। अब हम वापस कर दे रहे हैं इनकम, यानी फिर से बजट लाइन AB डैश हो गई, राइटवर्ड मूवमेंट हो गया। तो क्योंकि हम इनकम वापस किए हैं, तो यहाँ से जो यहाँ वाला मूवमेंट है X3 से X2 वाला, वो शो करेगा ओनली एंड ओनली द इनकम इफेक्ट, द इंक्रीज इनकम इफेक्ट। वो ये दिखाएगा मूवमेंट फ्रॉम X3 से X2 और E3 से E2, आप हायर IC पे चले गए, तो ना सिर्फ आपका X2 बढ़ा, ना सिर्फ आपका कंजम्पशन ऑफ X बढ़ा X3 से X2, बल्कि आप देखिए तो आप Y का कंजम्पशन भी थोड़ा सा आपका बढ़ गया, Y3 से Y2 पे चला गया, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी। इनकम की वजह से क्या हुआ कि आप X भी बढ़ाए, X का कंजम्पशन भी बढ़ाए, और क्योंकि जेब में पैसा आया है तो अपने Y का कंजम्पशन भी बढ़ाया। तो ओवरऑल आपको ये दिखाई देता है यहाँ पे। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? SE, क्योंकि हम आइसोलेट किए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, प्लस इनकम इफेक्ट इक्वल्स टू प्राइस इफेक्ट। एक लाइन और है, ऐड कर देते हैं हम अभी, दैट मूवमेंट ऑफ ऑल SE, PE एंड IE इज नेगेटिव फॉर नॉर्मल गुड। अब ये नॉर्मल गुड में नेगेटिव क्यों है, क्या है, वो हम लोग बात करते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। प्राइस घटा है तो क्वांटिटी बढ़ी है, प्राइस घटा है तो क्वांटिटी बढ़ी है, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है? द नेगेटिव इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। गिफन गुड के केस में ऐसा नहीं होगा, हम लोग अभी देखेंगे। तो ये नॉर्मल गुड्स का ग्राफ है एक तरह से, दिस इज द ग्राफ फॉर नॉर्मल गुड। फिलहाल क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, तो ये वाला जो केस है हमारा, दिस इज द केस फॉर नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड का जब भी ग्राफ बनाना होगा तो यही, ये Y बनाने की जरूरत नहीं है नॉर्मल, क्योंकि हम सिर्फ X के ऊपर डील करना है तो हम X ही बनाएंगे, Y तो हम अभी समझ आने के लिए बना दिए। अब ये हुआ हमारा नॉर्मल गुड्स का ग्राफ, जब आप हिक्सियन डिकम्पोजिशन कर रहे हैं किसका? प्राइस इफेक्ट का इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। आप हिक्सियन डिकम्पोजिशन कर रहे हैं प्राइस इफेक्ट का इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, ठीक है? ये नॉर्मल गुड्स में यही वाला ग्राफ बनाएंगे। कुछ अब जो चीजें हम 5 पॉइंट लिखे हैं वही लमसम आगे पीछे करके हम लोगों को इंफीरियर और गिफन गुड्स में लिखना होगा। कुछ चेंजेस आएंगे वो ग्राफ में हम अभी देखेंगे, बट कुछ चीजें और लिखनी है जो नॉर्मल गुड्स के लिए आपका जानना जरूरी है। यहां तक क्लियर हो है ना? M इज मनी इनकम, अरे M और M डैश ये है, ये लिखवाए थे ना, ये है आपका मनी इनकम। अब यही मनी इनकम हम खींच लेते हैं, यानी कम कर देते हैं, मनी इनकम रिड्यूस कर देते हैं M डैश पे, ताकि हम ओरिजिनल IC पे जा सकें। तो मार्क करने की जरूरत नहीं है। मनी इनकम ये दिखाता है कि आप विद द 1000 रुपीज दैट यू आर अर्निंग, कितना आप उससे X खरीद सकते हैं, कितना आप Y खरीद सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक? ओके, थैंक यू प्रेम। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। ओके, तो ये नॉर्मल गुड्स का ही केस है ये। तो अगर नॉर्मल गुड के ऊपर आ गया, पूछ दिया कि हिक्सियन डिकम्पोजिशन करके दिखाओ, तो यही ज्ञान आपको लिखना है, यही ग्राफ आपको बनाना है। कुछ चीजें और हैं वो भी हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। तो फॉर नॉर्मल गुड्स देखो ऐसा लिख दियो कि यू एक्सप्लेन इट इन वेरी लूसिड लैंग्वेज, मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया एकदम। नो ब्रेक्स,
no breaks का motivation. So for normal goods, let's talk about the substitution effect. तीन ही effect होता है ना, हाँ. See, so first there is a negative substitution effect. ठीक. Second, negative income इफेक्ट. एंड क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव प्राइस इफेक्ट ऑल्सो. अभी रुक जाना, अभी लिखना मत. नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, दोनों ऐड ही तो करते हैं तो नेगेटिव ही होगा ये फॉर नॉर्मल गुड्स. ठीक है, ओके. क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं हम लोग? नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी का मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है. सिंपल. सो देयर सिंस there is inverse relation between price of x and quantity demanded for x, therefore we say it is say that substitution effect is negative. मतलब अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा होगा, मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स घट रहा है, क्वांटिटी आपका बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि पी एक्स डैश अपॉन पी वाई भी आपका घटा था. ठीक है, क्योंकि रिलेटिव प्राइस रेशियोज घट रहे हैं तो आपका क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए हम इसको नेगेटिव बोलते हैं. कुछ कुछ किताबों में इसको डिफरेंट डायरेक्शन को पॉजिटिव इफेक्ट बोला जाता है, बट ओरिजिनली ये नेगेटिव ही था तो हम लोग वही स्टिक करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है. इंडिया के ऑथर्स अपने हिसाब से चीज़ें लिखने लगते हैं कभी कभी. ठीक है ना. तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्यों है? क्योंकि अगेन यहाँ भी वही हो रहा है कि इनकम अगर आपकी बढ़ रही है, परचेजिंग पावर आप बढ़ा रहे हैं, with reduction in prices your purchasing power is increasing, so there is a increase in your real income. अब increase in real income हो रहा है तो आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हैं. अगेन वही बात है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन px and qx. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? with fall in prices of x the purchasing power is increasing. Purchasing power is increasing, or you can say real income is increasing. अब क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो, डिमांडेड नहीं लिखना, एक्स था ये, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. अगेन मूव प्राइस एंड क्वांटिटी मूवमेंट्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट. हर बार ये नहीं होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है जो गद्दार नहीं है और हर बार नेगेटिव ही रहेगा. ये पॉजिटिव भी होगा अभी. अब वो डिपेंड करेगा कि इनकम इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है. जो ज़्यादा पावरफुल होगा प्राइस मूवमेंट उस तरफ होगा, वो भी हम आगे देखेंगे. ठीक. अब प्राइस इफेक्ट क्यों नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दो. ठीक है, बिकॉज ऑफ पी एक्स रिड्यूस्ड एंड क्यू एक्स इंक्रीज्ड. So again different side में आपका प्राइस मूवमेंट हो रहा है, so that's why there is negative price effect. ये नॉर्मल गुड्स के केस में. इन्फीरियर गुड्स में ऐसा नहीं होगा. इन्फीरियर गुड में जब आपकी परचेजिंग पावर, रियल इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड कम खरीदेंगे. आप इन्फीरियर गुड कम खरीदते हैं जब आपकी परचेजिंग पावर या रियल इनकम बढ़ती है तब. तो वो भी केस देखेंगे हम लोग. ठीक है, पहले यहाँ तक क्लियर, डन. हाँ, ओके. तो अब क्योंकि सबको सब समझ में आ ही गया है तो एक होमवर्क ले लेते हैं.
ठीक है, केस व्हेन प्राइस increases from px to, let's say, px2, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, px is increasing to px2। आपको क्या बनाना है, आपको शो क्या करना है, वही रिलेशनशिप between income effect, substitution effect and price effect by Hicksian method और by Hicks method। क्या क्या किए थे हिक्स, खैर डन, हाँ कर रहे हैं। तो दिस इज योर होमवर्क। हम अब प्राइस डिक्रीज वाला केस किए थे, अब आप प्राइस इंक्रीज वाला केस खुद से करेंगे और लिख भी लेना, ग्राफ एक्सप्लेन वाला लिख भी लोगे एक बार तो आपको रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। वो जो डेली रिवीजन वाला काम है वो आपका आराम से पूरा हो जाएगा होमवर्क के साथ, कुछ हवाई चीज नहीं दे रहे। हाँ प्रीवियस स्लाइड यही है, स्लाइड नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। अगर देखा जाए ना कायदे से, क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए, क्रोनोलॉजिकली तो सबसे कम अगर कहीं पढ़ना है तो वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ही पढ़ना है, क्योंकि मैक्रो में जो कुछ हुआ है 1930 के बाद हुआ है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी हुआ है 1850 के बाद ही हुआ है, 1880 के आसपास से हम अल्फ्रेड मार्शल को पढ़ रहे हैं तो वहीं से हुआ है जो हुआ है। बाकी सब में तो कम से कम लोग पैदा होते ही थिंकर हो जा रहे थे, सबको एरिस्टोटल प्लेटो बना पड़ा। तो अब आपको बीसी से नहीं पढ़ना है, आपको 1850 के बाद वाली चीजें ही पढ़नी है। तो chronologically you will have to study very less theory if we talk about economics optional। तो IR का PS कहाँ, करेक्ट। पॉलिटिकल थ्योरीज तो कितनी पुरानी पुरानी है, थोड़ा सा भी कोई फिलोसफिकल ज्ञान हो गया, खासकर भारत में, क्योंकि साइंस वाइंस तो कम ही पढ़ते थे यहाँ पे लोग, फिलोसफी ज्यादा पढ़ते थे। खैर, डिस्टिंग्विश, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये नॉर्मल गुड था ना, दूसरा वाला क्या होता है, इंफीरियर गुड। सो अगेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट in case of inferior good by Hicks method। ठीक है, अब उतना ज्यादा घुस के लिखाने की जरूरत नहीं है, सिंबल विम्बल में काम चला लिया जाएगा इस वाले में, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज आपको पता है कि क्या लिखनी है, वही यहाँ पे थोड़ा चेंज वेंज करके, ठीक है ना। ओके, नाउ कुछ एक चीटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि हमको तो मालूम है ना कि मूवमेंट कैसा होता है, हमको प्रूफ थोड़ी करना है, प्रूफ किया हुआ चीज है। we will have to show only कि how it was proven। तो इसीलिए जो हम लोग अपना इक्विलिब्रियम बनाएंगे वो अपने केस स्टडी के अकॉर्डिंग बना लेंगे, ठीक है। ठीक, कैसे है वो बताते हैं। देखो, पहला AB बजट लाइन है, दूसरा कि भाई प्राइस ऑफ क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ एक्स घट गया, यही पे चल रहे हैं, उसी पे चलते हैं। तो प्राइस ऑफ, क्योंकि बढ़ने वाला तो आप लोग को होमवर्क में करना होगा, तो मान लो कि प्राइस ऑफ एक्स घट गया तो हमारा परचेजिंग पावर बढ़ गया, हमारा परचेजिंग पावर बढ़ गया तो बजट लाइन फ्लैटर हो गई आपकी, ये हो गया AB डैश, दूसरे कलर से बनाया जाए, AB डैश, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस टू PX
डैश। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कम हुआ तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। ओके ठीक। अच्छा, दूसरी चीज हमको ये पता चलती है, इन्फीरियर गुड्स बट नॉट गिवन गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में भी क्या होता है कि इन्फीरियर गुड्स ओरिजिनली तो नॉर्मल गुड्स की तरह ही असर करता है, बट अल्टीमेटली बाद में जब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कम खरीदते हैं, तो इनकम बढ़ने पे आप कम खरीदते हैं इन्फीरियर गुड, बट सब्सटीट्यूशन तो अभी आपका राइट वर्ड साइड ही होगा, यानी इनवर्स रिलेशन ही रहेगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर क्या बनाया जाता है, कंपनसेटेड डिमांड ग्राफ बनाया जाता है। किस कलर से बनाए थे, उसी से बना दें, ब्लू, तो ब्लू से ही बना लिया जाए। सी और डी, ठीक है, गुड, फाइन, वेरी नाइस। अब हम लोग चीटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे एक बना लिया जाए, ये IC1 है, ये आपका E1, और यहाँ वाला जो होता है वो E3 होता है। ठीक, दूसरी चीज, क्योंकि हमको मालूम है कि ओवरऑल क्या होता है, इनकम इफेक्ट की वजह से कंजम्पशन फिर कम हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ वाला जो मूवमेंट है वो तो हमको मालूम है, E1 से E3 का मूवमेंट आपका ओनली सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के लिए। तो जो हम हायर IC पे चीज दिखाएंगे, हायर IC पे जो टेंजेंट दिखाएंगे वो कहीं यहाँ दिखाएंगे, दिस विल बी आवर E2 बिटवीन E1 एंड E3। क्यों करेंगे अभी सब समझ में आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा और लेफ्ट साइड कर लेते हैं। हाँ ठीक, इसलिए X1 X3 X2, तो X1 से X2 हमको मालूम है, जब हम हायर IC पे जाते हैं तो प्राइस इफेक्ट होता है, तो ये तो प्राइस इफेक्ट है, दिस इज प्राइस इफेक्ट। X1 से X3 का हमको मालूम है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है, लिख लेते हैं, बाद में सब कर लेंगे डिफाइन। ये है आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एट द सेम टाइम हमको एक और चीज दिखाई दे रही है कि सब्सटीट्यूशन के बाद जब दोबारा पैसा वापस करते हैं, जो इनकम इफेक्ट के लिए है, वो मूवमेंट होता है हमारा X3 से X2। यह है आपका इनकम इफेक्ट जो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। ठीक है, ओके ठीक है ना। अयो, lagging behind, so little difficulty, but as soon as possible I cover, shift to other subject. No, you can ask whenever you have doubt. Other subject means what? ये हम लोग की कौन सी क्लास चल रही है माइक्रो की, कितना दिन हुआ है हमें पढ़ते हुए, 10 दिन। 1 तारीख से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, 2 से पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 से पढ़ रहे हैं ना, 7 डेज हुआ है ना। हाँ, तो आई थिंक गोस्वामी यू आर आप 2 दिन से तो पढ़ ही रहे हैं क्लास में, तो अभी जो वीकेंड आने वाला है 15 16 17 वाला, आराम से उसमें बैकलॉग कंप्लीट कर लो, तो सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। बीच में कुछ दिक्कत आती है तो मैसेज कर लेना, मैसेज करना मेरे नंबर पे, टेलीग्राम पे नहीं, क्योंकि बहुत पीछे छूट जाता है, और इन केस आई डोंट रिप्लाई बाय इवनिंग 8 o'clock और 9 o'clock, रिमाइंड मी अगेन प्लीज, एक बार थोड़ा सा डॉट वॉट लगा के, क्योंकि बहुत सारा मैसेज रहता है, पुराने वाले जगहों से भी मैसेज रहता है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा, सब समझ में आएगा। ठीक, धीरे धीरे ट्राई टू कंप्लीट इट। 3 दिन की छुट्टी मिल रही है इसीलिए आपको,
ताकि बैकलॉग आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई। हाँ, तो किया जाए, अब थोड़ा सा समझा जाए। 3 इफेक्ट पढ़ना है हमको, प्राइस, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। बहुत ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि लिखवा चुके हैं हम, लिख चुके ही हैं हम लोग। सो पहला प्राइस इफेक्ट की बात करते हैं। प्राइस इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक। तो प्राइस इफेक्ट में क्या हो रहा है, साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि राइट साइड का मूवमेंट है। प्राइस इफेक्ट आपका नेगेटिव गुड है। यहाँ पे एक्स हमारा, अच्छा उससे पहले कुछ चीजें हम लोग कर लेते हैं। हियर एक्स इज इंफीरियर, एक्स इज इंफीरियर, तो सब्स्टिट्यूशन ही कर लिया जाए। पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पहला हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही देख लेते हैं। सो प्राइस रेशियो पी एक्स अपॉन पी वाई था, यही था ना भाई। इट फॉल्स टू पी एक्स डैश अपॉन पी वाई, ठीक। वी ड्रॉ compensated budget line, budget line CD parallel to AB dash, यहाँ तक तो क्लियर ही है, such that CD is tangent to, ये वाला सिंबल अगर ना समझ में आ रहा हो तो tangent to लिख लेना, बाद में तो दिक्कत हो जाएगी परपेंडिकुलर का साइन देख के। CD is tangent to IC1 यानी ओरिजिनल यूटिलिटी। Original utility, we draw a compensated budget line such that CD is perpendicular to IC1 original utility, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम E1 से ले जाता है E3 पे, ठीक है। क्वांटिटी मूव करती है X1 से X3। This shows the substitution effect, ठीक। This shows the substitution effect। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कर ही लिए। सो विथ px falling, price of x falling, the quantity demanded for x is increasing in substitution effect, which implies substitution effect for inferior good is negative, is negative। हाँ, 1 महीना तो लगेगा। 25 क्लास, 25 क्लास, आई थिंक आई टेक 20 to 25 क्लास फॉर माइक्रो, तो उतना तो लगना ही चाहिए। इसमें टाइम दे लेंगे तो बाकी में समय कम लगता है। अभी हम लोग मार्केट पहुंचे ही नहीं, अभी मार्केट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है वगैरह वगैरह, वो सब प्योरली थ्योरी ही है, वो उसमें इतना ग्राफ व्राफ का चक्कर नहीं है वो। और वो जो वेलफेयर है AK सेन और फलाना डिमाका वाला, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड इज नेगेटिव, डन। और सेकेंड, इनकम इफेक्ट। पैसा वापस कर दिए, ठीक है। ये वी गिव बैक मनी
लेट्स से जो हम लोग कर रहे थे वही कर लेते हैं, एम से हम सॉरी एम बार से हम एम पे वापस आ जाते हैं। फिर से आ जाते हैं उसी बजट लाइन पे, सिंस पी एक्स इज डिक्रीजिंग एंड अगेन रीच बजट लाइन, अरे सी डी नहीं है ना, ए बी डैश, ए बी डैश हियर price of x is decreasing, which implies कि purchasing power or let's say real income is increasing, but quantity demanded for x reduces from x क्या था हम लोगों का, x3 से x2 ना, reduces. This shows, or since px is decreasing and qx is decreasing, this implies that income effect in case of inferior good where x is inferior is positive. Income effect is positive. ठीक है, मतलब क्या है वही कि विथ राइज इन इनकम, अगर चाहो तो लिख लो, विथ राइज इन इनकम क्वांटिटी demanded for x for inferior good, in our case x falls. ठीक है, दैट्स व्हाई इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रहे। डन। हो गया ना। सिंस थर्ड प्राइस इफेक्ट, since substitution effect dominates income effect, therefore price effect is also negative. This means with fall in prices of x, quantity demanded for x increases from x1 to x2। अगर लम सम चीजें देखनी हो, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, तो इनकम इफेक्ट है हमारा x3 से x2, x1 से x3, x1 से x2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये डोमिनेट करता है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स द इनकम इफेक्ट, दैट्स व्हाई प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। हाँ हाँ, वेट कर लेते हैं, चलो पीछे आ जाएंगे दोबारा, डोंट वरी। बहक गया था मैं इतने सारे सी डी देख के। ओके, अरे अभी समझा देते हैं एकदम, क्यों नहीं समझाएंगे, पहले ये लिख लो फिर समझाते हैं।
फर्स्ट स्लाइड ये पहले हम लोग ये थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद हाँ भाई, तो क्या दिखाई दे रहा है हमको? हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि E1 से E2 है हमारा, हायर IC पे जा रहे हैं। X1 से X2 वाला मूवमेंट प्राइस इफेक्ट होता है, ये हम लोग स्टैब्लिश कर लिए नॉर्मल में। ठीक है, हमने उसका इनकम खींच लिया, CD पे आ गए, E3 पे हमारा नया IC मिल रहा है, क्योंकि ये E1 था, ये E3 है, कहीं यहाँ पे आके ये परपेंडिकुलर हो रहा है या फिर टेंजेंट हो रहा है। तो X1 से X3 का जो मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। आपको दिखाई दे रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पावरफुल, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इनकम इफेक्ट। देखो इनकम इफेक्ट है छोटा सा, इतना सा, तो अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और नेगेटिव बड़ा है पॉजिटिव से, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? ओवरऑल प्राइस इफेक्ट विल बी नेगेटिव, सिंस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर और मोर पावरफुल देन द इनकम इफेक्ट, सो ओवरऑल प्राइस इफेक्ट विल बी नेगेटिव। वही है ये, substitution effect dominates the income effect, that's why, or substitution effect is stronger than the income effect in case of inferior goods, that's why price effect is also negative. First point, हाँ बात कर रहे हैं, तो ये क्लियर है why it is, why I have written कि SE dominates और SE is stronger than the income effect, substitution effect is stronger than the income effect. अब क्योंकि हम लोग को रिजल्टेंट पता है, we know the result, that's why हम यहाँ पे चीटिंग करते हैं। चीटिंग ये करते हैं कि हम अपना E2 यहाँ वहाँ नहीं बनाते हैं, हम E2 कहीं बीच में बनाते हैं। ठीक है, ये छोटी सी चीटिंग करते हैं ताकि हमारा ग्राफ साफ, क्योंकि हमको प्रूवन चीज को डिराइव करके दिखाना है, हमको प्रूव नहीं करना है कुछ। ये चीज प्रूव हो चुकी है, तो क्योंकि हमें मालूम है कि प्रूव होके ऐसा आया था कुछ, तो हम वही वाला ग्राफ सीधे चिपकाते हैं। तो ये चीजें याद रखना थोड़ी सी कि कैसे इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, क्योंकि प्राइस ऐसे ही आपका डोमिनेट करता है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा दिखाना है और प्राइस इफेक्ट को कम दिखाना है, क्योंकि इनकम इफेक्ट आपका पॉजिटिव साइड में है। ये थोड़ा सा हैक है ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्लाइड पहुंचते हैं अभी। फर्स्ट यहाँ पे क्लियर है? किसी का कुछ छूटा वूटा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बताओ अब यहाँ तक। डन? लिख लिए? हाँ, कोई क्वेश्चन है तो सोच लो। According to Hicks, purchasing power should be kept constant in terms of original utility achieved by an individual. तो ये चीजें तो हम लोग देख ही लिए ना कि परचेजिंग पावर को हम लोगों को, यानी जो भी रियल इंक्रीज हुआ है आपके इनकम में, फॉल इन प्राइस की वजह से जो भी चेंज आया है आपके परचेजिंग पावर में या परचेजिंग कैपेबिलिटीज में, हमको वो खत्म करना है। तो हम खत्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि प्राइस तो गिर गया है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, आपकी इनकम ही कम कर देते हैं, आपकी इनकम खींच लेते हैं थोड़ी सी, ठीक, बाद में वापस दे देंगे। अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का पता लगाने के लिए हम इनकम हटा लेते हैं, ठीक, ताकि हम ओरिजिनल वाले आईसी पे पहुंच जाए या ओरिजिनल वाले यूटिलिटी पे पहुंच जाए, सच दैट जो नया बजट लाइन है CD, नए वाले प्राइस रेशियो P-X अपॉन PY पे, वो टेंजेंट हो जाए ओरिजिनल यूटिलिटी के, क्योंकि हमको ओरिजिनल यूटिलिटी देखनी है। अब क्योंकि प्राइस ऑफ X कम हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, वी विल सब्स्टिट्यूट मोर ऑफ Y फॉर मोर ऑफ X, दैट इज वाई ये है अकॉर्डिंग टू हिक्स परचेजिंग पावर शुड बी कांस्टेंट इन केस ऑफ ओरिजिनल यूटिलिटी अचीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। क्लियर है? एक बार और पढ़ लेना, थोड़ा पीछे से एक बार और हो जाएगा। एनी मोर क्वेश्चंस? कुछ नहीं, आगे बढ़ा जाए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट गिवन गुड्स।
ठीक है, गिफन गुड भी इंफीरियर ही गुड होता है बट गिफन होता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट substitution effect, income effect and price effect in case of given goods. Given goods, or you can say inferior goods that are given. Inferior goods that are given. तो given goods का हमको मालूम है डाउनवर्ड सॉरी डाउन कर अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, वो जब हम लोग वो दूसरा वाला कर रहे थे तब, तो ये चीज़ तो पता लगा ही लिए थे कि विथ इंक्रीज इन प्राइसेस उसका डिमांड बढ़ रहा होता है, प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड भी बढ़ रही होती है, तो वो होते हैं गिफन गुड्स अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। यानी कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा होता है, विच मीन्स कि प्राइस इफेक्ट और क्वांटिटी प्राइस और क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही होती है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस इफेक्ट आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव। तो ग्राफ बना के देख लेते हैं, डोंट वरी, चिंता की कोई विषय नहीं, बहुत तेजी से ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। एक्स वाई हो बी डैश कंपनसेटेड डिमांड कर्व और वो सब सेम ही बनेगा। पैरेलल तो ये भी नहीं है बट काम चला लेंगे, सी डी, ठीक है। E1 E3 थोड़ा बेसिक चीजें लिख लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि E2 हमें कहाँ खींचना है, ठीक है। तो गिवन गुड्स अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये तो हमें पता है अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट से शुरू करते हैं और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जैसा कि हम पहले भी बताए हैं हमेशा नेगेटिव होगा। हमेशा ऐसा होगा कि प्राइस रेशियोज अगर फेवर में है किसी गुड के तो उस गुड का कंजम्पशन हमेशा बढ़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, E1 से E3 वाला तो सोचना ही नहीं है। तो प्राइस रेशियोज अगर कम होंगे तो अपने आप जिसकी वजह से कम हो रहा है, जैसे एक्स की वजह से कम हो रहा है, एक्स का दाम घट रहा है, तो प्राइस ज़्यादा एक्स आप कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, तो वो तो हमें पता ही है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव as more units of X is consumed due to price ratio decreasing from px upon py to what? px dash upon py, ठीक है। हम अभी भी x का दाम फॉल ही करा रहे हैं, ठीक है। px reduces to
पी एक्स डैश। इंक्रीज वाला जो कुछ भी होगा होमवर्क है वो, ठीक। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। नाउ इनकम इफेक्ट। ठीक है, हाँ ये नेगेटिव है पहली चीज। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि इनकम इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स इज पॉजिटिव, कि इनकम बढ़ती है तो हम कम गुड्स कंज्यूम करते हैं, इनकम बढ़ती है तो हम कम गुड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक। ओके, सो इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव as with rise in real income, sorry, with rise in purchasing power or real income, real income, और क्या था, the quantity demanded for X will also increase. So in case of given goods, price effect in case of given goods income effect is stronger than substitution effect, therefore price effect is also positive, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव, यानी कि ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम देख रहे हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा इनकम इफेक्ट होगा, मतलब इनकम इफेक्ट इससे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। इनकम इफेक्ट इससे थोड़ा ज्यादा होगा तभी तो प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो अगर ये इनकम इफेक्ट है, जादू किया जाए, एक मिनट रुको जरा, कैसे करते हैं इसको, ऐसे। तो ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमको मालूम है कि x3 से x2 का जो मूवमेंट होता है वो इनकम इफेक्ट होता है। तो इनकम इफेक्ट क्योंकि स्ट्रांग है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो ओवरऑल प्राइस इफेक्ट को भी वो पॉजिटिव की तरफ खींच रहा है। पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट अगर हमको यहां तक ले आना है, x2 दिस इज द प्राइस इफेक्ट, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या समझ में आया, लिख हम पहले इसलिए दिए बिकॉज आई नो एंड नाउ यू ऑल्सो नो कि यहाँ पे इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो ओवरऑल प्राइस इफेक्ट किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, यानी कि विथ राइज, अरे सॉरी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे कि एक्स का दाम अगर कम हो रहा है, पी एक्स इज फॉलिंग, देन द क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट वी आर कंज्यूमिंग इज ऑल्सो फॉलिंग। इनवर्स केस में दूसरा हो जाएगा कि अगर आप स्टीपर ग्राफ खींचते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो प्राइस इफेक्ट क्या है आपका, पॉजिटिव है। वाई? क्योंकि इनकम इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करता है किसको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को।
x1 से x3 मूवमेंट हुआ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, और x3 से x2 मूवमेंट हुआ, तो यहाँ लिख ही देते हैं ना, x1 से x3 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, x3 से x2 इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, एंड x1 से x2 प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, since income effect is more than substitution effect. ठीक है, करेक्ट पॉजिटिव। हाँ, सब में हम लोग वी आर डूइंग px इज रिड्यूसिंग टू px डैश, तो px को इंक्रीज कर लेना, वो आपका होमवर्क हो जाएगा, सिंपल। प्राइस रेशियो और परचेजिंग पावर में क्या रिलेशन है, और प्राइस रेशियो सेम रहने का क्या मतलब? प्राइस रेशियो सेम मतलब स्लोप सेम। डन। तो हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है कि ऑल इन्फीरियर गुड्स, सॉरी ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर, यानी बैड क्वालिटी। ठीक है, सो ऑल इन्फीरियर और गिवन गुड्स आर इन्फीरियर, बट नॉट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, चाहे इन्फीरियर गुड हो चाहे गिवन गुड हो, दोनों ही केस में इनकम इफेक्ट हमेशा आपका क्या रह रहा है? पॉजिटिव रह रहा है। बट क्योंकि गिवन गुड में वो पॉजिटिविटी जो है थोड़ी टॉक्सिक पॉजिटिव, थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जा रही है, जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव हो जा रहा है। तो देयरफॉर क्योंकि इनकम इफेक्ट दोनों ही केस में पॉजिटिव है, तो ऑल गिवन गुड्स आर कैन बी क्लासिफाइड एज इन्फीरियर गुड्स, बट not all inferior goods can be classified as given goods. Why? Because here price effect is also positive, because income effect is stronger than substitution effect in case of given good. ठीक है, so this kind of inferior good जो कि given good है, वहाँ पे price effect positive है। जो general inferior goods other than given है, वहाँ price effect अभी भी negative है ना। न्यूप ठीक है, करेक्ट पॉजिटिव सब। डन। हाँ भाई, प्राइस रेशियो और परचेजिंग पावर में क्या रिलेशन है, और प्राइस रेशियो सेम रहने का क्या मतलब है? प्राइस रेशियो नहीं सेम कर रहे हैं हम लोग परचेजिंग पावर सेम कर रहे हैं, बट स्टिल हम बता देते हैं यहाँ पे पहले वाले पे ही। ये देखो यहाँ से, इसीलिए बोल रहे थे ध्यान से पढ़िए। बजट लाइन ए बी, ओरिजिनल वाली बजट लाइन ए बी जो है, वो है आपका ओरिजिनल परचेजिंग पावर M। With money income M, your purchasing power is this. You can buy X quantity and Y quantity at PX and PY. ठीक, ओके। अगर प्राइस ऑफ X घटता है और आपके पास मनी इनकम सेम है, तो आप ज्यादा X खरीद सकते हैं, हाँ या नहीं? खरीद सकते हैं ना। तो यानी आपकी परचेजिंग पावर क्या हुई? बढ़ गई। आपकी परचेजिंग पावर क्या हुई? बढ़ गई, बढ़ी ना। अब क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो स्लोप क्या हुआ? फ्लैटर हो गया। तो इस ए बी बजट लाइन का और ए बी डैश बजट लाइन का जो स्लोप है, या जो प्राइस रेशियो है जिसपे आप खरीदारी कर रहे हैं, वो बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि यहाँ पे आप खरीदारी कर रहे थे पी एक्स अपॉन पी वाई, और यहाँ पे आप खरीद पा रहे हैं पी एक्स डैश अपॉन पी वाई। अब क्योंकि पी एक्स डैश कम है, तो ओवरऑल आप ज्यादा पी एक्स का क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकते हैं। यू कैन सब्सटीट्यूट मोर ऑफ वाई फॉर मोर ऑफ एक्स। तो ये है आपका प्राइस रेशियो जो आपका स्लोप दिखा रहा है। परचेजिंग पावर इसलिए बढ़ गई आपकी क्या हुई? रियल इनकम बढ़ गई। अगर कोई चीज सस्ती हो रही है तो आप ज्यादा खरीद पा रहे हैं, तो आपकी रियल इनकम बढ़ रही है। रियल इनकम की जब हम बात करते हैं, रियल जीडीपी की जब हम बात करते हैं, रियल नॉमिनल, तो क्या अंतर है? तो रियल का मतलब यही होता है कि हम क्वांटिटीज को देख रहे हैं, कि ज्यादा क्वांटिटी अगर खरीद पा रहे हैं हम विथ आवर गिवन मनी इनकम, देन आवर रियल इनकम इज इंक्रीजिंग।
ऑल दो मनी सेम है, सेम एम क्वांटिटी, हम 1000 रुपये यहाँ भी कमा रहे हैं, यहाँ भी कमा रहे हैं, बट उस 1000 रुपये से हम यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, किसकी? एक्स की। तो हमारी रियल मनी इनकम हुई या परचेजिंग पावर हुई, वो बढ़ जा रही है। और पी एक्स डैश और पी वाई क्या है? वो प्राइस रेशियो है। ये नया प्राइस रेशियो क्यों है? क्योंकि नया स्लोप है। प्राइस रेशियो का क्या मतलब है कि विथ योर गिवन परचेजिंग पावर, हाउ मच ऑफ एक्स एंड हाउ मच ऑफ वाई कैन यू सब्सटीट्यूट। ये आपका स्लोप है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो ये रिलेशन है। और प्राइस रेशियो सेम रहने का क्या मतलब है? अब यहाँ पे आपका स्लोप बदल गया, तो अगर हम एक नया स्लोप बना रहे हैं CD, जिसको हम कंपनसेटेड स्लोप बोल रहे हैं, CD, अब क्योंकि हमारे पास एक्स का प्राइस तो बदल गया है, एक्स का प्राइस तो बदल गया, एक्स सस्ता हो गया है, तो हम जो नया CD बना रहे हैं वो उसी नए वाले प्राइस रेशियो पे बना रहे हैं, P-X/PY। बट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रियल मनी परचेजिंग पावर बढ़ा है, यानी रियल इनकम बढ़ा है, उस रियल इनकम या परचेजिंग पावर को हम घटा दे रहे हैं, उस परचेजिंग पावर को हम घटा दे रहे हैं, ताकि हम ओरिजिनल वाले यूटिलिटी पे पहुंच जाए। ठीक, तो यहाँ भले प्राइस, यहाँ पे क्या था, इस जगह पे क्या है, ये जो E1 है हमारा, यहाँ पे प्राइस रेशियो है PX/PY, और ये जो हमारा E3 है, वहां पे प्राइस रेशियो है PX-PY, यानी नया प्राइस रेशियो है ये। क्यों नया प्राइस रेशियो है? क्योंकि ये वाली बजट लाइन दूसरी है, CD एक दूसरी बजट लाइन है, A भी एक दूसरी बजट लाइन है। हाँ, दोनों एक ही यूटिलिटी पे लाई कर रही है, एक ही IC पे लाई कर रही है, मतलब सेम यूटिलिटी दे रही है। वी आर इंडिफरेंट वेदर वी आर कंज्यूमिंग E1 और एट E3। तो हम इंडिफरेंट है, चाहे हम E1 पे कंज्यूम कर रहे हो, चाहे हम E3 पे कंज्यूम कर रहे हो, आई एम इंडिफरेंट। हाँ, लेकिन क्योंकि सस्ता मिल रहा है एक्स, सस्ता मिल रहा है, तो याद करो कि एक दिन 2 दिन पहले बताए हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कि अगर कोई चीज सस्ती मिलती है रिलेटिवली, तो उसको हम ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। वी टेंड टू सब्स्टिट्यूट मोर ऑफ वाई फॉर मोर ऑफ एक्स। तो हम थोड़ा E1 से आगे बढ़ते हैं और E3 तक आ जाते हैं, बिकॉज एक्स बढ़ाते हैं और वाई थोड़ा कम करते हैं। ये बात है, यूटिलिटी इज सेम, या यूटिलिटी इज सेम। ठीक, एट द न्यू प्राइस रेशियो वी आर अचीविंग सेम यूटिलिटी। ये हिक्स साहब का तरीका था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आइसोलेट करने का, अलग से पता लगाने का। क्योंकि प्राइस इफेक्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं कि हम नए IC पे पहुंच गए, ये हो गया वो हो गया, बट क्योंकि प्राइस इफेक्ट हमें मालूम है कि इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है, तो कैसे पता लगाएं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है और इनकम इफेक्ट क्या है? तो एक काम करते हैं, इनकम हम हटा देते हैं, हम अपनी परचेजिंग पावर को उसी वाले IC पे लेते आते हैं, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल IC था, सच दैट न्यू प्राइस रेशियो रिमेन्स। तो न्यू प्राइस रेशियो यानी इसका स्लोप नए वाले CD का और AB डैश का स्लोप सेम है, या प्राइस रेशियो सेम है, क्योंकि प्राइसेस तो बदल गए PX के। दैट इज वाई CD इज पैरेलल टू AB डैश एट द IC1। ठीक है, थोड़ा और बोलना पड़ेगा। E2 और E1 पे Y सेम होता है नॉर्मल गुड में। Y पे मत जाओ, छोड़ दो Y, X को देखो। ठीक, Y पे भी जाओ ही मत, X पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि हम X के ऊपर ही खेल रहे हैं। X नॉर्मल है, X इंफीरियर है, X ये है, X वो है, X गिवन है। ठीक, हाँ भाई, और कोई सवाल? Any more question? Clear? In given X1 to X3 is negative,
ये है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव ही रहता है ना। आप जो कंपनसेटेड वाली लाइन खींच रहे हैं बजट लाइन, तो E1 से E3 का मूवमेंट हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अगर राइट साइड मूवमेंट है यानी कि प्राइस फॉल होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस फॉल हो रहा है बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी इन डिफरेंट डायरेक्शन में प्राइस और क्वांटिटी मूव कर रहा है। दैट इज वाई X1 से X3 का जो मूवमेंट है जिसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं वो नेगेटिव है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर रिलेटिव प्राइस रेशियोज आपके गिरेंगे तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव ही रहेगा किसी भी केस में। ठीक, यही है जो अपना जमीर नहीं छोड़ रहा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनसेटेड डिमांड कर्व। कंपनसेटेड डिमांड कर्व, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसमें जो 3 इक्विलिब्रियम है उसको खींच देना है और प्राइस क्वांटिटी ग्राफ पे डिमांड कर्व खींच लेना है। ठीक है, कंपनसेटेड है तो प्राइस क्वांटिटी ग्राफ पे डिमांड कर्व खींच लेना है। तो कैसे करना है, लेट्स सी। तो नॉर्मल गुड्स का केस ले लेते हैं पहले। फर्स्ट नॉर्मल गुड, तो नॉर्मल गुड का तो सिंपल ही था, याद ही होगा सबको। अरे एक्स वाई लिख रहा है, 0, अरे ओ सॉरी, बहुत इधर आ गया है ये, चलो आगे बढ़ा देते हैं।
वाह, क्या बात है। होमवर्क व्हाट? हाँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि आप बिकॉज ऑफ relative prices getting cheaper, you tend to buy more of the cheaper goods. Correct. Substitution effect is always negative. हाँ, ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। अरे बाप रे, 3 बजने वाला है, चीख पुकार आने वाली है रोने की। x1 से x2 हमें मालूम है ये क्या है, प्राइस इफेक्ट, और ये है आपका सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं ओवरऑल, ये सिस्टम समझ में आ गया। ये नॉर्मल गुड का आपका कंपनसेटेड ग्राफ है हिग्स का। अब यहीं से हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज को ट्रेस कर लेते हैं प्राइस क्वांटिटी ग्राफ में, क्योंकि हमको डिमांड कर्व निकालना है, ठीक है, डिमांड कर्व निकालना है। तो हम x1 x2 x3 को यहाँ पे ट्रेस कर लिए, यही वाली चीज यहाँ छाप दिए। अब हमको दो प्राइस पता है, px, और क्योंकि हम प्राइस फॉल का एग्जांपल ले रहे थे तो हमने प्राइस गिरा दी, px डैश कर दी, ठीक है। तो px जो था वो ओरिजिनल प्राइस था, px जो था ओरिजिनल प्राइस था। ओरिजिनल प्राइस पे हम x1 गुड्स खरीद रहे थे, वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम था ये E1, ठीक है, ये ठीक है, px पे x1 खरीद रहे थे एट E1, ठीक, ओके। दूसरी चीज क्या हम लोग पता लगा रहे हैं कि ये वाला जो चीज था ये प्राइस इफेक्ट था, x1 से x2 का जो मूवमेंट था वो प्राइस इफेक्ट था, E2। तो प्राइस कम हुआ तो हम x2 क्वांटिटी खरीद रहे थे, यह है E2। प्राइस कम हुआ तो हम x2 क्वांटिटी खरीद रहे थे, यह है E2, ठीक। बट हिग्स साहब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आइसोलेट करने की, वो बात करते हैं कि कंपनसेट करेंगे हम बाद में, बट पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का थोड़ा ताकत देखते हैं। तो वो प्राइस इफेक्ट से इनकम को हटा देते हैं, और ये आपका जो x1 से x3 वाला जो मूवमेंट है, x1 से x3, तो सेम प्राइस px डैश पे x1 से जो x3 का मूवमेंट था वो हमारा E3 दिखाता है, और E3 क्या है हमारा, E3 हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, E3 हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है। E3 हमारा सॉरी क्या कहना है, हाँ, x1 से x3 हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है एट इक्विलिब्रियम E3 एट सेम IC1। तो जब हम पूरे प्राइस की बात करते हैं, प्राइस की वजह से चेंज डिमांड में, डिमांड ग्राफ जो चेंज होता है कि प्राइस घटता बढ़ता है तो कैसे डिमांड घटती बढ़ती है, इनवर्स रिलेशन है ना नॉर्मल के लिए, कि अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द डिमांड कर्व। ये तो ओरिजिनल डिमांड कर्व है हमारा जो होता है, मार्शल साहब बताए थे, इसको बोला जाता है मार्शल्स डिमांड कर्व, ठीक। बट हिग्स साहब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आइसोलेट करने की। तो ये वाला जो डिमांड कर्व है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, बट ये स्टीपर है फॉर नॉर्मल गुड्स। तो ये जो पिंक वाला डिमांड कर्व है, ये वाला, दिस इज द, यहां तो कहीं जगह ही नहीं लिख रहे, तो यहां हम साइड में लिख दे रहे हैं, दिस इज द कंपनसेटेड डिमांड कर्व, और हिग्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व, ठीक है, हिग्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ये तो हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है कि प्राइस मूवमेंट की वजह से क्वांटिटी में आने वाला चेंज अलग अलग इक्विलिब्रियम पे उसको ज्वाइन कर दो तो हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है। बट हिग्स साहब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कंपनसेट करने की, आइसोलेट करने की। तो सिर्फ अगर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के वजह से आने वाले चेंजेस को देखें तब हमारा बनता है हिग्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व, बिकॉज वी आर कंपनसेटिंग फॉर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये है हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व।
कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ठीक है, सो क्या समझ में आया हमको ये समझ में आया कि कंपनसेटेड डिमांड कर्व is drawn, oh sorry, for a commodity is drawn considering only substitution effect, SE। ठीक, और जब हम पूरे प्राइस इफेक्ट को साथ सोच के चलते हैं तो वो होता है हमारा ऑर्डिनरी और मार्शलियन डिमांड कर्व, ये तुमको मालूम ही। ठीक, क्लियर, चाहो तो लिख भी सकते हो। When we take into account price effect, यानी both substitution and income effect into account, then we get Marshall's or the ordinary Marshallian demand curve. Ordinary Marshallian demand curve. Clear? अरे बाप रे, अच्छा ठीक है, और स्लो करना है। हम लोग ये समझते हैं कि कंपनसेटेड डिमांड कर्व होता क्या है। कंपनसेटेड डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व होता है जो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ध्यान में रख के बनाया गया। ठीक, जनरली जो हम डिमांड कर्व देखते हैं, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो हम देखते हैं, वो वाला डिमांड कर्व होता है जो पूरे के पूरे प्राइस चेंज की वजह से आया हुआ क्वांटिटी डिमांड में चेंज दिखाता है, जो हमारा ऑर्डिनरी मार्शलियन डिमांड कर्व जिसको हम बोलते हैं। बट अगर सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम देख रहे हैं तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आया हुआ क्वांटिटी में चेंज ड्यू टू प्राइस, यानी प्राइस रेशियो की वजह से आया हुआ क्वांटिटी में चेंज, उसको हम बोलते हैं कंपनसेटेड डिमांड कर्व। कैसे बनाए हैं वो तो सिंपल है, वही x1 x2 x3 को ट्रेस कर लिया। यहाँ पे प्राइस है px और px डैश, यही दो प्राइसेस हैं, तीनों का इक्विलिब्रियम देख लिया। तो E1 इक्विलिब्रियम था x1 पे, E2 और E3 इक्विलिब्रियम था px डैश पे, E3 था x3 पे, E2 इक्विलिब्रियम था x2 पे। We join E1 to E2 to get the ordinary demand curve because price effect. We join E1 to E3 to get the compensated demand curve. Clear? ओके, नहीं सप्लायर बढ़ने से नहीं बढ़ रहा है प्राइस, ऐसा कहाँ हो रहा है वॉलरस में? सप्लायर, हम एक्सेस सप्लाई की बात कर रहे हैं। एक्सेस सप्लाई तब होती है जब सप्लायर के पास सामान ज़्यादा है, क्योंकि सप्लायर ज़्यादा पैसे पे उसको बेचना चाहता है बट कंज्यूमर खरीदने को तैयार नहीं है। कंज्यूमर है बट खरीदने को तैयार नहीं है, लेकिन सप्लायर भी कम पे बेचने को तैयार नहीं है, तो एक्सेस सप्लाई है, तो उसको कम करना पड़ेगा अपना सप्लाई। ठीक है, कि कंज्यूमर खरीदने को तैयार नहीं है तो तुमको प्राइस कम करना पड़ेगा ना, जब तक अगर कंज्यूमर नहीं तैयार होगा तो फिर सप्लायर्स अपना, जो कुछ होते हैं जो कम प्राइस पे बेचना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो चले जाते हैं, तो एक्सेस सप्लाई कम हो जाती है तो खरीद लेता है। ठीक है, क्लियर, डन, डस्टेड। कोई सवाल और? कहाँ भाग जा रहे हो भाई लोगों?
सप्लायर बढ़ने से प्राइस नहीं बढ़ रहा, प्राइस बढ़ने से सप्लायर बढ़ रहे हैं। आपको प्राइस ज़्यादा मिल रहा है तो सप्लायर आ जा रहे हैं कि हम बेच लेते हैं, बट सप्लायर अगर ज़्यादा आते हैं तो प्राइस फॉल हो जाता है। ठीक, खैर सॉरी, ठीक है, क्लियर, ये बन गया। हाँ वो भी करेंगे, इतना अच्छा नाम है उनका स्लट्स की, तो ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कल से हम लोग, कल से क्या, कल ही उम्मीद करेंगे कि हम लोग कल हम लोग का खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हिक समझ में आ गया है, माने ये वाली सिस्टम समझ में आ गया है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। बस उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ये वाला सिस्टम थोड़ा सा अलग होगा। जो हम लोग सिर्फ 2 आईसी से काम चला ले रहे हैं, हम कल 3 आईसीज बनाएंगे। वी विल मेक 3 आईसीज, क्योंकि वहाँ पे हम परचेजिंग पावर को सेव नहीं करेंगे, वहाँ हम कुछ और पे खेल रहे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। होमवर्क कर लेना। होमवर्क कर लेने का मतलब है कि जो सीख के जा रहे हो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बट दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है कि कोई छड़ी वड़ी पढ़ने वाला है क्लास में, या हम बोले हैं कि नहीं जो होमवर्क नहीं किया अपने हाथ पे एक छड़ी मार लो, नहीं, ऐसा नहीं होना है। प्रैक्टिस के लिए कर लेना, याद रहेगा लंबे समय तक। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट अगेन टुमारो विद स्लट्सकी। कीप रिवाइजिंग, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू प्रेम, थैंक यू दारवी, थैंक यू सस्मिता, थैंक यू सुची, थैंक यू अनुराग, थैंक यू संदीप, ओके अंजल, थैंक यू, ओके जानवी, थैंक यू। अरे बहुत लॉन्ग डे है, जनरल स्टडीज की क्लास पढ़ानी पड़ती है ना कभी कभी, बहुत मजा आता है कि ज्यादा आप घुस नहीं सकते और फिर बाहर भी नहीं निकल सकते। ओके बाय बाय, थैंक यू गोस्वामी, बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।